नमस्कार प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो बीएम की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राहुल श्रीवास्तव इंडियन पॉलिटी की क्लासेस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत किया था राज्य व्यवस्था की, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था संविधान की परिभाषा, यानी संविधान क्या होता है, उसकी एक परिभाषा, उसके पूरी तरीके से हमने उसको विस्तार से चर्चा किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा कि संविधान किसी भी देश की वो उच्च विधि है, सर्वोच्च विधि है, जो उस देश के शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार और शक्ति प्रदान करता है तथा उनको निरंकुश होने से रोकता है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पहले कि संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके बाद हम संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे, किस प्रकार हमारा संविधान अस्तित्व में आया। तो आज जो हमारे पहला जो अध्ययन का पड़ाव है, पहला बिंदु है, वो है संविधान के प्रकार। आमतौर पर संविधान का विभाजन जो है वो कई प्रकार से किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो पहला जो सबसे सरल विभाजन है, जो आसानी से समझ में आ जाने वाला विभाजन है, वो लिखित एवं अलिखित है। यानी संविधान जो है दो रूपों में हो सकता है, एक लिखित रूप में और दूसरा अलिखित रूप में। लिखित रूप की हम बात करें तो भारत का संविधान है। दुनिया के अधिकांश संविधान जो है वो लिखित रूप में है, और लिखित रूप में संविधान अस्तित्व में आना शुरू हुआ। और सबसे पुराना संविधान हम कह सकते हैं कि यूएसए का है, अमेरिका का है। अलिखित का उदाहरण जो हम लेते हैं, उसके पहले लिखित का मतलब क्या है। लिखित का मतलब है कि वो लिखित रूप में, पांडुलिपि के रूप में, दस्तावेज के रूप में, पुस्तक के रूप में लिखकर संग्रहित किया गया है, और वो नियमों की एक पुस्तिका है जिसके माध्यम से शासन, प्रशासन और विधियों का निर्माण किया जाता है। तो स्पष्ट है लिखित रूप में है वो। अलिखित की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो नाम आता है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित रूप में है। तो ये लिखित अलिखित समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये है कि अलिखित जो है वो कैसे, वो अलिखित का मतलब क्या हुआ। अगर वो लिखा हुआ नहीं है, किसी दस्तावेज के रूप में, किसी पांडुलिपि के रूप में, किसी पुस्तक के रूप में, किसी बुक के रूप में नहीं है, तो फिर उसका अस्तित्व है कैसे। दरअसल हम ब्रिटेन की जब बात करते हैं तो हमारे सामने एक मूर्त अवधारणा आती है। मूर्त अवधारणा से तात्पर्य कि हमको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो फिर ब्रिटेन में संविधान कैसे है? परंपराओं और अभिसमयों से ये विकसित हुआ है। परंपराओं और अभिसमयों की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक बात आती है कि क्या परंपरा और अभिसमय कोई नियम, कोई कानून का रूप ले सकते हैं जिनका हम पालन करते हैं? हमें बिल्कुल, और हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घरों में देखिए, अपने आप को देखिए। अपने घरों में आपने देखा होगा, वैवाहिक समारोहों में, विभिन्न उत्सवों में, विभिन्न पर्वों में, त्योहारों में, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब आपको दिखाई देता है कि हम आपके यहाँ या हमारे के यहाँ अलग अलग तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मूल स्वरूप तो वही होता है, लेकिन उनके क्रियान्वयन के तरीके जो है वो अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ कोई पद्धति है, किसी के यहाँ कोई पद्धति है। तो अब सवाल ये है कि वो कहाँ से आया। पीढ़ी दर पीढ़ी वह उस व्यक्ति के परिवार में आया। जैसे वैवाहिक समारोहों की बात करें, इससे बेहतर से आप समझ सकते हैं कि विभिन्न वैवाहिक समारोह में आप शामिल हुए होंगे और आपने देखा होगा रीति रिवाज जो हैं एक परिवार के, कभी कभी क्लैश भी होता है। लड़की और लड़के के पक्ष में एक क्लैश भी होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, अगला पक्ष कहता है हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो हमारे के यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ ऐसा होता है, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी
जिस प्रकार से वैवाहिक समारोह संपन्न किए जा रहे हैं वो उस परिवार की परंपरा बनती चली आई और उसने क्या किया, नियम का रूप ग्रहण कर लिया। ऐसे उत्सवों में भी है, ऐसे त्योहारों में भी। तो आप कह सकते हैं कि परंपराएं भी कुछ समयों तक लगातार चलने के पश्चात एक नियम का स्वरूप ले लेती हैं। ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन का भी है, यानी जहां पर लिखित संविधान नहीं है वहां परंपराएं एक गाइडलाइन के रूप में कार्य कर रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि लिखित और लिखित का भेद क्या है। और भारत का संविधान, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत का संविधान न सिर्फ लिखित संविधान है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब इसके अनेकानेक कारण हैं क्यों इतना बड़ा संविधान बना, उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। फिलहाल हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, यानी कि संविधान और कितने प्रकार का हो सकता है। तो दूसरा है कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला, दो प्रकार का संविधान हो सकता है। कठोर हो सकता है, थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं आपके लिए जिससे आप स्पष्ट रूप से इसको देख सकें। कठोर एवं लचीला, दो तरीके का संविधान हो सकता है, कठोर हो सकता है या लचीला हो सकता है। तो कठोर एवं लचीला का मतलब क्या हुआ? कठोर मतलब जो टूटे नहीं, लचीला मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, है ना? नहीं, थोड़ा सा इससे अलग हटके है। जब हम कठोर और लचीला की बात करते हैं, मेरे अपने टीचिंग कैरियर में मैक्सिमम ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों से मैं मुखातिब होता हूं और कठोर और लचीले के बारे में पूछता हूं तो एक उनकी सामान्य अवधारणा जो बनी हुई है इस संदर्भ में, मैंने देखा कि वो दंड के प्रावधानों के अनुसार ये समझते हैं कि कठोर है या लचीला है। यानी जितना कठोर दंड उतना संविधान कठोर, और जितना नरमाई हो दंड की उसके हिसाब से उसको लचीला मान लिया जाए। जबकि इसका संविधान के कठोर और लचीले होने से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। तो फिर संबंध किससे है? संबंध है संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया यानी कि किसी भी देश का संविधान कठोर है या लचीला है, इसको मापने का जो पैमाना है वो है संशोधन की प्रक्रिया। अगर संविधान में सरलता से संशोधन हो जाए, अर्थात संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत आसान हो, जब चाहे संशोधन किया जा सके, तो आप कह सकते हैं कि वो संविधान क्या होगा? लचीला होगा। यानी कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वो आसान है, जब चाहे आप संशोधन कर सकते हैं। और जब हम लचीले संविधान के सर्वोत्तम उदाहरण को देखना चाहेंगे तो ब्रिटेन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और जब हम कठोर संविधान की बात करेंगे तो दुनिया के सबसे कठोर संविधान में यूएसए का नाम आता है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे कठोर संविधान बनाता है। कैसे? क्योंकि उनके संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बड़ी जटिल है, और इसी कारण इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी उसमें भारत का एक 5वां हिस्सा भी संशोधन नहीं हो पाया। तो आप कह सकते हैं कि उनके यहाँ जो संशोधन है वो, चूंकि कोई भी संविधान में संशोधन करना हो अगर यूएसए में, तो राज्यों के विधानमंडल से भी उसको पास कराना होता है, संघ का विधानमंडल भी उसको पास करेगा। यानी दोनों स्तरों पर जब ये सहमति बनेगी कि हाँ इस संविधान के प्रावधान को संशोधित कर दें, तब वो हो पाएगा। ये मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। अब हम बात करते हैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कठोर किसको कहेंगे या लचीला किसको कहेंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि संशोधन की प्रक्रिया ही मानक है जिसके आधार पर यह तय होता है कि किसी देश का संविधान कठोर है या लचीला है। अब हम जब भारत की बात करते हैं तो ये आप
भली भांति जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आज से जान लें कि भारत का संविधान क्या कहा जाता है? कठोर और लचीले का मिश्रण है। यानी भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्यों ऐसा? दोनों कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की है। एक बड़ी सरलता से हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है। एक के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और तीसरा प्रावधान जो है उसके हिसाब से राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो चूंकि सरलता से भी संशोधन की प्रक्रिया है, और जो एक कुछ भाग जो है वो बड़ी कठिन प्रक्रिया है, जैसे यूएसए की प्रक्रिया है। तो चूंकि दोनों व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? कठोर और लचीले का मिश्रण है। कठोर और लचीले का मिश्रण है। तो अब न सिर्फ हमको ये बात समझ में आ गई कि भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है, बल्कि अब हम अच्छी तरीके से ये भी समझ गए कि क्यों है ये मिश्रण। क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया ही मानक होती है किसी भी संविधान के कठोर और लचीले को मापने के लिए, और दूसरी कि ये मानक के अनुसार अगर भारत में ये व्यवस्था है कि ये 3 प्रकार से संशोधित हो, तो स्वाभाविक है कि अगर आसान प्रक्रिया के हिसाब से हम देखेंगे तो वो लचीला होगा, और कठिन प्रक्रिया के हिसाब से देखेंगे तो वो कठोर होगा। इसलिए ये दोनों का मिश्रण होता है। चलिए अगला बिंदु हम देख लें क्या है। तीसरा है उत्पत्ति। कि उत्पत्ति के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। हम इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि क्या संविधान किसी क्रांति का परिणाम है या विकास का परिणाम है। तो क्रांति और विकास, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत का संविधान क्रांति का परिणाम है या विकास का परिणाम है, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो लोग वाकिफ नहीं हैं उनका ये कहना हो जाता है कि भाई उनके जहन में है कि स्वतंत्रता के लिए बड़ा लंबा आंदोलन चला था। 1857 की क्रांति जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, और उस क्रांति के पश्चात तमाम क्रांतियाँ हुई, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बीच में तमाम सारी चीज़ें चलती रहीं, और उसके बाद भारत को आज़ादी मिली और संविधान का निर्माण हुआ। तो भारत का संविधान भी क्रांति का परिणाम है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल भारत का संविधान जो है वो विकास का परिणाम। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान जो अस्तित्व में आया वो सनह सनह विकसित हुआ। ब्रिटिश पीरियड से ही ये शुरू हो गया। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, तो इस शासन को चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए। 1773 से इसकी शुरुआत होती है, और 1858 में जाकर एक नया मोड़ आता है। इसकी हम चर्चा अभी अगले चैप्टर में करेंगे। तो वो जो अंग्रेजों ने कानून बनाने के लिए समय समय पर शासन और प्रशासन चलाने के लिए जो कानून बनाए, उनसे हमने काफ़ी कुछ लिया। दरअसल आप देखोगे कि जब आप चर्चा करते हो कि भारत के संविधान में देन किसकी किसकी है, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था, उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने बनाया था। और 1935 के संविधान के 2/3 प्रावधानों को लगभग हमने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। यानी अंग्रेजों ने गुलाम भारत के लिए 1935 में जो कानून बनाया था, आज़ाद देश के संविधान में उसके ज़्यादातर प्रावधानों को हमने शामिल कर लिया। यानी संविधान जो हमारा बना, उसमें उसका बैकग्राउंड जो है वो लंबा चला है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान विकास का परिणाम है। क्रांति, एक व्यवस्था चल रही है, उसमें अचानक से क्रांति होती है जनता द्वारा, और उसके बाद तख्ता पलट दिया जाता है। एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम आ जाता है, और पूरी तरीके से एक नई व्यवस्था जो पहले से अभिन्न होती है। जैसे आप नेपाल, अपने पड़ोसी देश को देख लें, 243 ईयर्स, 243 वर्षों तक वहाँ मोनार्किज्म चला, राजशाही चली। तत्पश्चात माओवादी क्रांति हुई, और जनता ने भी शिरकत किया, और उसके बाद राजशाही का अंत हुआ, डेमोक्रेसी आई। 2016 में जाकर उनका संविधान बना, नया संविधान। तो अब एक व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को पलट के फिर बिल्कुल नई व्यवस्था आ गई। भारत में ऐसा हुआ नहीं।
लोग चले गए, लेकिन जो शासन चलाने की प्रणाली थी लगभग वही प्रणाली हमने अडॉप्ट कर लिया। वो ऐसा नहीं था कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का दबाव था, बल्कि भारत की जो तत्कालिक परिस्थितियां थी उसके अनुसार वो व्यवस्था सूट करती थी भारत को, इसलिए हमने उसे अपना लिया। भारतीय लोगों को आदत भी पड़ चुकी थी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इन तीनों पॉइंटों को हम लोगों ने जो डिस्कस किया, लिखित और अलिखित, कठोर और लचीला तथा उत्पत्ति, ये आपको समझ में आ गया होगा संविधान का वर्गीकरण, कि संविधान जो है वो 3 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लिखित और अलिखित के आधार पर, कठोर और लचीले के आधार पर, और उसकी उत्पत्ति के आधार पर। और इन सब में भारत की स्थिति क्या है उसका भी हम लोगों ने वर्णन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम औपचारिक रूप से संविधान के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास की जब बात आती है तो इसे हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो हम इसकी शुरुआत मान लेते हैं 1773 से, और ये फिर चलता है 1858 तक आप कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम इसको इस रूप में रखें 1857 तक। और देन आपका जो है इसके बाद से जो दूसरा फेज शुरू होता है वो 1858 से 1947 तक। जहाँ तक हम संविधान से इसको जोड़ने का अगर प्रयास करें तो सबसे बेहतर है कि हम इसकी शुरुआत करें 1858 से। इसको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हम इसको पढ़ते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन भी आपके सामने लेकर आऊँ, कोशिश करूँगा। तो वो पहला पेज हम वहाँ पर पढ़ लेंगे, संवैधानिक विकास का, 1773 से 1857। हमारे जो हम संविधान की जब बात करेंगे तो संवैधानिक विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब 1858 से शुरुआत हम उसकी करें। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये 2 फेजेस कहाँ से आए और क्यों आए, क्यों हम 1773 से इसकी शुरुआत माने। दरअसल जब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में हम चलते हैं, जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में व्यापार के लिए आगमन शुरू हुआ, ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए। जब नई खोजें शुरू हुई तो नए नए रास्ते खोजे गए, और भारत एक समृद्ध देश था, भारत से व्यापार जो है वो मुनाफे का सौदा था, तो लोगों ने भारत के साथ व्यापार करना बेहतर समझा। तो भारत के साथ व्यापार शुरू हुआ, पुर्तगालियों ने आके व्यापार शुरू किया। तो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास की विषय वस्तु है। तो जब उनका आगमन शुरू हुआ और भारत से व्यापार शुरू हुआ तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई। और जब अंग्रेज भारत आए तो मुग़ल सल्तनत का शासन चल रहा था, और पहले से ही यूरोपीय कंपनियां व्यापार कर रही थीं, छुट-फुट हिस्सों में कर रही थीं, संपूर्ण भारत में उनका जो है विस्तार नहीं था। और ज़्यादा वो व्यापार में तो सफल रहे, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बहुत बड़ी सफलता इन लोगों को नहीं मिली। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो डचों और पुर्तगालियों से ज़्यादा सक्षम थे, और जब वो आए तो आप कह सकते हैं कि परिस्थितियां भी बहुत कुछ बदल चुकी थीं। जब उन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो व्यापार के लिए तो पहले उनको संघर्ष करना पड़ा पुर्तगालियों और डचों से। उस संघर्ष में वो सफल रहे, आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद उनको फ्रांसीसियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। अब ये फिर मैं कहूँगा कि ये इतिहास की विषय वस्तु है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं जाऊँगा। इतिहास हम जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा भी विस्तार से करेंगे। तो कुल मिला के ये स्थिति बनी कि अंग्रेज धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर उनका व्यापारिक आधिपत्य भी स्थापित हो गया। और ये वो दौर था जब भारत में केंद्रीय सत्ता का पूरी तरीके से बड़ी तेजी से क्षरण भी हो रहा था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके पश्चात माना जाता है, हम जब इतिहास को 3 कालखंडों में
विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास का अंत जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मान लिया जाता है। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इतिहास से थोड़ा बहुत परिचित सभी लोग हैं, तो इतना सभी को पता है कि औरंगजेब के बाद भारत में मुगल सल्तनत का कोई भी ऐसा बादशाह नहीं पैदा हुआ जो उसको मजबूती से थामे रख सके, अपने पूर्वजों की भांति। और इसकी शुरुआत दरअसल औरंगजेब के पीरियड से ही हो गई थी। औरंगजेब एक कट्टर शासक था, कट्टर मुसलमान था और बड़ी कट्टरता से, निर्ममता से उसने शासन भी चलाया था। हिंदुओं के प्रति उसके मन में विद्वेष का भी भाव था। तो एक चीज़ जो कही जाती है कि कट्टरता में विनाश के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब के शासन ने यह तय कर दिया था कि अब मुगल सल्तनत बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। विरोध के स्वर धीरे धीरे और उग्रतर होते जा रहे थे। और जब उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी संभाली अपने भाइयों को मार के, तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुका था। वो 63 वर्षीय बुज़ुर्ग था और शासन चलाना जो है वो भी अपने आप में एक कला है और उसके साथ साथ ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। तो एक जो स्वस्थ सोच थी, बहादुर शाह ने अपनी सोच से थोड़ा सा मुग़ल सल्तनत को स्टेबल करने का प्रयास किया। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर मुग़ल सल्तनत के औरंगजेब के बाद के शासकों में किसी का नाम इज्जत से अगर लिया जा सकता है तो वो बहादुर शाह प्रथम ही है। तो बहादुर शाह प्रथम ने थोड़ी कोशिश ज़रूर किया कि मुग़ल सल्तनत को ढहने से बचाया जाए, लेकिन बेचारा जल्द ही वो भी चल बसा। 1712 में उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके बाद से कोई ऐसा शासक नहीं पैदा हुआ जो पूरी तरीके से मुग़ल सल्तनत को थाम सके। तो निश्चित हो कि जब किसी केंद्रीय सत्ता का वर्चस्व नहीं रहा भारत में, तो वो शक्तियाँ जो प्रांतीय शक्तियाँ थीं, छोटी छोटी शक्तियाँ थीं, उन लोगों ने अब सर उठाना शुरू कर दिया। और ये मौका था जब अंग्रेज़ों ने व्यापार में पूरी तरीके से भारत में अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया था। अब उनके लिए राजनीतिक क्षेत्र भी थोड़ा थोड़ा खुलता जा रहा था और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया। मुगलों से प्राप्त किया। अभी भी शासन जो है केंद्र में मुगल ही चला रहे थे, तो उनसे अनुमति लेकर इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया। और फिर उनका यहाँ पर चलने लगा शासन। फिर 1773 में उनको ये महसूस हुआ, ब्रिटिश सरकार को भी महसूस हुआ कि अब हमें कुछ कानून बनाने की आवश्यकता होगी, नियमबद्ध होकर हम शासन चलाएं और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार की भी जो है वो एक तरीके से नियंत्रण हो। इसके लिए जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया सबसे पहले वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसीलिए इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। 1773 से 1857 तक ये कंपनी का भारत में शासन चलता रहा। एक ऐसा कंपनी आई जिसने व्यापार करना उसका उद्देश्य तो था, लेकिन धीरे धीरे उसको सत्ता भी मिलती चली गई और उसने पूरी तरीके से भारत के शासन और प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसी भी व्यापारिक कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, पैसा कमाना। लेकिन सरकार जो चलाता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना, मुनाफा कमाना नहीं होता। उनका उद्देश्य क्या होता है कि अपने अधीन या अपने देश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा दी जा सके, उनका विकास किया जा सके, देश का विकास किया जा सके। ये तमाम चीज़ें हैं जो सरकार करती है, जो शासन चलाने वाले लोग हैं वो करते हैं। लेकिन जब कंपनी ने सत्ता संभाली तो वो अपने प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य से भटकी नहीं।
यानी कि जो उसका मेन मोटो था लाभ कमाना, उस पर वो चलती रही। और इस क्रम में चूंकि अब वो शासक थे, उनके हाथ में सत्ता थी, उनके हाथ में ताकत थी, उत्तरोत्तर उनका शोषण बढ़ता गया, चहुओर उनका शोषण बढ़ता गया। इनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, सहने की भी एक क्षमता होती है। और अंततः फिर कंपनी का जो एक भ्रष्ट शासन था, एक शोषणकारी जो चरित्र था, उसके खिलाफ बगावत शुरू हुई और अंततः इसकी परिणति हुई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। जब सबसे पहले तो तमाम इसके कारण थे। शुरुआत इसकी जो की थी वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक जो थे उन लोगों ने किया था। और सैनिकों ने जो आंदोलन किया, दरअसल उसकी शुरुआत मंगल पांडे के रूप में हुई। उसके पीछे धार्मिक कारण थे। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से हिंदू और मुसलमानों ने जो इनकार किया, उसका प्रतिनिधित्व किया मंगल पांडे ने, क्योंकि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए वर्जित है, सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। तो दोनों की धार्मिक भावनाएं समान रूप से आहत हो रही थी और उन लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। यद्यपि कि मंगल पांडे को जल्दी पकड़ के जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कारण नहीं था, तमाम कारण थे। केवल एक बात नहीं थी, चर्बी का प्रयोग कारतूस में, इनफील्ड राइफलों में, वही एकमात्र कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। जैसे भारतीय सैनिकों का जिस प्रकार से ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में वेतन भत्ते सारी चीज़ें कम थीं। धार्मिक भावनाएं थीं कि हिंदुओं में ये मान्यता थी कि समुद्र पार वो नहीं जा सकते, तो वो भी तोड़ा गया, उनको समुद्र पार भी भेजा जाने लगा। इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि वो कितनी भी ईमानदारी से अपनी सेवा दें ब्रिटिश हुकूमत को, कितना भी शौर्य दिखाएं, कितने भाई अपना जो है प्रदर्शन करें, निष्ठा दिखाएं, लेकिन एक अंग्रेज जो नया रंगरूट भर्ती होता था वो कभी वेतन भत्ते और सुविधाओं में उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने देखा कि इस नई मशीनरियों का जब प्रवेश हुआ 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, तो उन लोगों का भी दबाव पड़ता था सैनिकों के कैंपों में आकर के धर्मांतरण के लिए। ये भी उनके अंदर डर बैठा हुआ था कि कहीं धीरे धीरे हमें ईसाई न बना दिया जाए। जात पात को लेकर भी, चूँकि भारत की जो सामाजिक संरचना थी उसमें जाति एक महत्वपूर्ण तथ्य था और जाति के आधार पर समाज विभाजित भी था। तो जो सैनिकों के कैंप होते थे वो ब्राह्मण और निम्न जाति के लोग, सभी लोगों को एक साथ रहना पड़ता था। तो उससे भी उनके अंदर जो है वो एक था कंपनी के प्रति। तमाम ऐसी चीज़ें थीं। किसानों की लगान जो बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से किसान जो है उत्पीड़ित हो रहा था। और ज़्यादातर जो भी अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक थे वो इन्हीं कृषक परिवारों से जुड़े हुए थे, तो उनकी वेदना भी किसानों की वेदनाएं भी उन तक पहुंच रही थी। कुल मिला के मेरे कहने का निहितार्थ यही है कि तमाम ऐसे कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह उपजा और एक्सट्रीम पे पहुंचा जब 11 मई 1857 को मेरठ छावनी से दिल्ली के लिए सैनिकों ने कूच किया और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मुग़ल सल्तनत का अंतिम वारिस बहादुर शाह द्वितीय, जो जफ़र के नाम से गज़ल वगैरह भी लिखा करता था, तो बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है उसको। 73 वर्षीय बुजुर्ग था, काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था, पेंशन मिल रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, जीवन सुकून से चल रहा था, शेर व शायरी में दिन बीत रहे थे और उसको नया कुछ क्रिएटिव करने के लिए था नहीं। लेकिन जब कंपनी के सैनिक, भारतीय सैनिक पहुँचे, सारे विद्रोही जो भी अंग्रेजी सेना के लोग सामने आते गए, काटते पीटते वो पहुँचे और बहादुर शाह को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। उसके नाम से सिक्के ढाले गए, राजाज्ञाएँ जारी की गई। तो बहुत सारे रजवाड़ों से जो दखल किए गए जमींदार थे या राजा लोग थे, उनका भी इस क्रांति में समर्थन मिला सैनिकों को। जैसे झांसी की रानी थी, जैसे अवध की बेगम थी और उनका पुत्र बिरजिस कादिर था, जैसे पेशवा नाना साहेब
और उनके सेनापति तात्या टोपे, बिहार के कुंवर जगदीश सिंह, लियाकत अली और गोरखपुर के गजाधर सिंह, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी रियासतें अंग्रेज़ों ने किसी न किसी बहाने से छीन ली थी। अब उनके पास चूँकि कोई इस तरह का संसाधन नहीं था जो प्रतिष्ठापूर्वक जीवन उनका यापन हो सके। कहाँ तो राजा इतने बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, कहाँ तो बेरोजगारी का आलम आ गया था। उन लोगों ने बिल्कुल तन मन धन से साथ दिया और विद्रोह किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो कुल मिला के 1857 के विद्रोह ने जो है भारी क्षति पहुंचाई। 1857 का विद्रोह एक बड़ा चैप्टर है, इसको विस्तार से पढ़ा जाना चाहिए, इतिहास में पढ़ेंगे भी हम लोग। तो 1857 के, मैं बस निचोड़ देना चाहता था आपको कनेक्ट करने के लिए। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात जो अंग्रेज़ों को क्षति उठानी पड़ी, उन्होंने महसूस किया कि भारतीय लोगों के अंदर जो गुस्सा पनप रहा है, उस गुस्से को शांत करने के लिए उनको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उनको भारतीयों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा बहलाना फुसलाना पड़ेगा। और तब उन्होंने जो सबसे पहला कदम उठाया वो यही था 1857 की क्रांति के बाद कि कंपनी में भारत का जो शासन चल रहा था उसका अंत कर दिया और पूरी तरीके से भारत के शासन को ब्रिटिश हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिया। यानी भारत का शासन जो है वो अब क्राउन के हाथों में आ गया 1858 से। तो इसलिए ये दो विभाजन है। और जब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में आ जाता है, हमारी शुरुआत भी तभी से होती है। तो हम जो पहली शुरुआत करेंगे वो यहाँ से करेंगे। 1858 के भारत शासन अधिनियम से इसकी शुरुआत हम करेंगे। देखिए, कोशिश हम लोग ये करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और कहीं भी आपको मेरे अध्ययन में कहीं कोई कमी दिखाई दे रही हो, कुछ सुधार आप चाहते हो, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप जो है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा माफ़ी आपसे चाहूँगा कि कमेंट सारी चीज़ें हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको ये दायित्व दिया गया है, लेकिन वो रिप्लाई, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि रिप्लाई बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता है, लेकिन आपके जो मूल चीज़ें हैं उनको हम लेकर चलते हैं। तो आप कमेंट किया करें। ये ज़रूर है कि अच्छाई बुराई दोनों से हम सीखते हैं। जब आप प्रशंसा करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होता है, हम और ज़्यादा उत्साह से और मेहनत से जो है यहाँ पर आते हैं। तो ये कमेंट भी आप करते रहें और कुछ सुधार चाहते हो तो वो भी आप बताते रहें, अच्छा लगेगा। तो जो शुरुआत होगी हमारी वो होगी 1858 के भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ? पहला कानून जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से चलाने के लिए, वो हम करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अपने अगले वीडियो में। तैयार रहिएगा, आप अपना नोटबुक लेके साथ में बैठिएगा। कुछ हम ये भी कोशिश करेंगे कि PDF वगैरह डाले जाएं, नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाए, लेकिन आप भी कंसर्न होते रहिए, थोड़ा सा नोट्स लेते चलिए और समझने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारा एक काम ये भी है कि आपसे कहूँ, निवेदन करूँ कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी मदद पहुँचाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।